वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। मेरा नाम है फतेह सिंह। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पूरी कवर करेंगे हमारी इस सीरीज में, और इस सीरीज का आज पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बेसिक्स कवर करेंगे जो भी इकोनॉमिक्स के होंगे, और उसके बाद हम प्लस वन की एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो सारा बेसिक आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा फर्स्ट लेक्चर। जब भी हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, हमारे मन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो सोसाइटी है जो हमारी सोसाइटी है, उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, वो नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को वो यूज करती है प्रोडक्शन करने के लिए। जो भी कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी की एक वैल्यू होती है। मीन्स जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए वैल्यूएबल कमोडिटीज। वो चीजें जिनकी एक वैल्यू होती है, और उसकी प्रोडक्शन की हुई कमोडिटीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स में। तो हम देखते हैं जी इकोनॉमिक में कितने सिस्टम यूज किए जाते हैं। जो सबसे पहला सिस्टम है वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ये जो वर्ड है, सबसे पहली बार जो टर्मिनोलॉजी है सबसे फर्स्ट टाइम यूज की गई थी वेल्थ ऑफ नेशंस। एक बुक है जी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी। और इस बुक के राइटर कौन है? एडम स्मिथ। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मींस जो भी कैपिटल गुड्स होती हैं, जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं, उनकी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। जो प्रोडक्शन होती है इस इकोनॉमी में, वो सारी प्रोडक्शन डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई। जितनी भी मार्केट में डिमांड होगी उसी हिसाब से सप्लाई की जाएगी, उसी हिसाब से प्रोडक्शन की जाएगी। इस इकोनॉमी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है मार्केट इकोनॉमी। जितने भी मार्केट में ऑपरेशन होते हैं, इस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता। मीन जो मार्केट होती है वो फ्री मार्केट होती है। जितनी प्रोडक्शन होगी वो डिपेंड करेगी डिमांड पे। जितनी मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी, उतनी ही प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, और जितनी डिमांड रिड्यूस होगी उतनी ही प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगी। इसकी जो एग्जांपल है वो है यूएसए। यूएसए एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। चलिए तो हम आगे देखते हैं जी। जो सेकंड टाइप है वो है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी बिल्कुल ऑपोजिट है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका जो आइडिया वो दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ऑपोजिट, जिसमें कि जो सेकंड है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी का आइडिया दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है। जैसे हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पढ़ा है, उसमें जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं उसकी ओनरशिप होती है प्राइवेट इंडिविजुअल के पास या प्राइवेट कंपनी के पास। उसका ऑपोजिट होगा स्टेट इकोनॉमी में, जितने भी कैपिटल गुड्स होगी उसकी ओनरशिप होगी पब्लिक के पास। पब्लिक का मीनिंग यहाँ गवर्नमेंट है। जो भी गवर्नमेंट पब्लिक चुनती है, इलेक्ट करती है, उसी गवर्नमेंट के पास सारे गुड्स ऑफ कैपिटल होंगे, वो उसी के कंट्रोल में होंगे। इसमें जो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल पावर होती है, उसे सेंट्रल प्लानिंग भी करना है। ये जो सेंट्रल पावर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, और कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी हो सकती है। जो स्टेट इकोनॉमी का फोकस होता है, मेन एम्फोसिस होता है, वो इसी बात में होता है कि जितनी भी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उसे खत्म किया जाए। मींस ऐसी सोसाइटी को क्रिएट किया जाए जिसमें इक्वालिटी हो और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। जो क्लास की वेरिएशन होती है, ये रिच है, ये पुअर है, ये ज्यादा रिच है, उस वेरिएशन को खत्म करना ही स्टेट इकोनॉमी का एक गोल है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है चाइना, और सेकंड एग्जांपल है यूएसएसआर, जैसे आज हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जितनी भी कुछ अच्छी बातें होती हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, और जितनी भी कुछ अच्छी बातें होती है स्टेट इकोनॉमी के, उन दोनों को प्लस करके एक नए टाइप की इकोनॉमी स्टार्ट की गई है जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक नई अप्रोच है जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी को प्लस करके उसके जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको कवर करके स्टार्ट की गई। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, प्राइवेट और स्टेट एंटरप्रेन्योर्स का।
इसकी जो एग्जांपल है वो है इंडिया। इंडिया में हमारे पास ऐसी काफी सारी बिजनेस हैं, काफी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं जिसका कंट्रोल प्राइवेट के पास भी है, और कुछ ऐसी हैं जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। चलिए तो हम आगे देखते हैं जी। सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कौन से सेक्टर होते हैं? जो सबसे पहला सेक्टर होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर होता है सेकेंडरी सेक्टर, और फिर होता है टर्शियरी सेक्टर। हम आपको इस एग्जांपल के साथ समझाना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि एक कोई फार्मर है, उसने एक वीट का प्रोडक्शन किया, अपने खेत में वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है जी। उसके बाद उस वीट से क्या बने? ब्रेड बने, बेकरी में बिस्कुट बने, और उस बिस्कुट को, उस बेकरी को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक मार्केट में लाया गया और उस मार्केट में उसे बेचा गया। ये जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया गया है, ये थर्ड है। मींस जो प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल की, जो नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोडक्शन करते हैं, वो है प्राइमरी सेक्टर। इसमें जैसे मैंने बताया, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग आता है, फ्यूल आता है, मेटल्स आता है, मिनरल्स आता है। जितनी भी मिनरल्स और मेटल की माइनिंग की जाती है, वो भी इसी में आती है, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इसमें जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिस्कुट बनते हैं। मींस ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें जो भी प्रोडक्शन हम प्राइमरी सेक्टर में करते हैं, उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। एग्जाम्पल के लिए बिस्कुट हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, जितना भी मेटल्स निकलेगा, मेटेलिक ओर को प्योरीफाई करके उससे मेटल तैयार किया जाता है, और उस मेटल से पार्ट्स बनाए जाते हैं, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में और ऑटोमोबाइल्स बनते हैं। टेक्सटाइल हो गया, ये सारी एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी सेक्टर की। थर्ड हमारे पास है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें जैसे हमारा एजुकेशन आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, और टूरिज्म आता है। मीन्स जो भी प्रोडक्शन होने की है, उसको अब मार्केट में लेकर जाना है, उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, वो होता है एक टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है जी। चलिए तो आगे चलते हैं। जो हमारा अगला है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एक इकोनॉमिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं? जो नॉर्मली 3 टाइप्स होती हैं। वो फर्स्ट है वो है एग्रेरियन टाइप्स, सेकंड है इंडस्ट्रियल टाइप्स, एंड थर्ड है सर्विस इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी में क्या होता है? ये जो कंपैरिजन किया गया है तीनों का, ये किया गया है जितनी भी टोटल प्रोडक्शन होती है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी इकोनॉमी का, मींस एग्रेरियन इकोनॉमी का, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का, और सर्विस इकोनॉमी का। एक जो बेसलाइन हमने देखी है वह 50%। अगर एक इकोनॉमी की जो जीडीपी है, उसमें 50% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगेरियन इकोनॉमी का होगा या प्राइमरी इकोनॉमी का होगा, उसे हम कहते हैं अगेरियन इकोनॉमी। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी की जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का होगा, तो उसे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। और ऐसे ही अगर एक इकोनॉमी में, उसकी जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा सर्विस इकोनॉमी होगी, तो उसे हम सर्विस इकोनॉमी कहते हैं। सर्विस सेक्टर का होगा, टर्शियरी सेक्टर का होगा, तो उसे हम सर्विस इकोनॉमी कहते हैं। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उस वक्त हमारी इंडियन इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारी जीडीपी में। धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर बढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद हमने कोशिश की सर्विस इकोनॉमी की ओर बढ़ने। जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें जो हमारे पास सिम्टम पाए जाते हैं, वो सर्विस इकोनॉमी के पाए जाते हैं। क्योंकि अब जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम जो हमारी प्राइमरी सेक्टर है, उसमें से केवल हमें, जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, उसमें से केवल हमें जीडीपी का 17% आता है, 17% आता है। लेकिन इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, एग्रेरियन सेक्टर में, नियर अबाउट 50% है, वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। वो डिपेंड कर रहे हैं एग्रेरियन इकोनॉमी पे अपने लिवलीहुड के लिए। और जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, उसका हमने देख चुका है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें जितनी भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, वो कंट्री उतनी ज्यादा डेवलपमेंट करेगी। जैसे कि चाइना, चाइना एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। और सर्विस इकोनॉमी में बता चुका हूँ, इंडिया की जो इकोनॉमी एट प्रेजेंट है, उसके जो सिम्टम्स है, उसके जो साइंस हैं, वो सर्विस इकोनॉमी वाले। क्योंकि हमारी कंट्री में जीडीपी का नियर अबाउट 50% हमें सर्विस सेक्टर में आता है। चलिए तो आगे चलते हैं जी। आगे है सम टर्म्स इन इकोनॉमी। कुछ टर्म्स है जो इकोनॉमी में यूज की जाती है फ्रीक्वेंटली, उसे हम देखते हैं। ये बेसिक है, हमें क्लियर होना चाहिए इस टर्म का मीनिंग क्या है। जैसे अभी पहले मैंने जीडीपी पढ़ा है, अब हम देखते हैं जीडीपी क्या है।
जीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस all final goods and services produced within the boundary of a nation during 1 year period, मींस एक ऐसी कंट्री की बाउंड्री, मान लो अपना भारत देश है, उसके कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हुई है वो चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, वो फाइनल होनी चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एक कंट्री की बाउंड्री में उसे हम कहते हैं जीडीपी। जहां ये मैटर नहीं करता कि वो प्रोडक्शन फॉरेन कंपनी ने की है या इंडियन कंपनी ने की है, जस्ट ये मैटर करता है कि वो प्रोडक्शन इंडिया की बाउंड्री के अंदर हुई होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं टोटल जीडीपी, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का होता है। ये एक स्केल होता है मेजर करने के लिए कि कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। जीडीपी इज लाइक अ स्केल। और जो इंडिया का कैलेंडर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक जाता है। ये फाइनेंशियल कैलेंडर है हमारा। जीडीपी के अंदर एक और टर्म आती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो होती है वैल्यू, मार्केट वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की उस प्रेजेंट ईयर के लिए। मान लो इस बार 2020 है, जैसे इस साल में जितनी भी प्रोडक्शन होगी इस टाइम, इस साल में जो भी उसकी वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस होगा, उसकी हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, वो टोटल जीडीपी आ जाएगी। इसमें हमने जो इन्फ्लेशन होती है उसे माइनस नहीं किया, मींस इन्फ्लेशन को भी हमने साथ में रखा है। इसका एक फॉर्मूला है, मींस जितने भी करंट प्रोडक्शन हुई है गुड्स और सर्विसेज की, उसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं करंट प्राइस से तो हमारी नॉमिनल जीडीपी आती है। एक बात याद रखना, इसमें जो इन्फ्लेशन होता है उसे अनएडजस्टेड किया जाता है, मींस उसे माइनस नहीं किया जाता, वो साथ में ही कंसिडर किया जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मीन्स मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो हमारी कंट्री 10 यूनिट प्रोडक्शन करती है पेन की, पेन की 10 यूनिट प्रोडक्शन एक साल में, और एक पेन की कीमत है 10 रुपया, 10 रुपया आई। ठीक, हमारी टोटल जीडीपी कितनी होगी? 100। मान लो लास्ट ईयर की है और इस साल क्या हो गया, हमने 10 यूनिट की प्रोडक्शन की है और पेन की प्रोडक्शन की है, लेकिन इस साल जो प्राइस है वो 11 रुपीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो गया ज्यादा, तो हमारी टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी? 110। ये जो मार्केट प्राइस के हिसाब से इंक्रीज होता है जीडीपी का वैल्यू, उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अगर देखा जाए तो जहां प्रोडक्शन ही इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन उतनी ही है लेकिन प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो टोटल वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है, इसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। सेकंड आती है रियल जीडीपी। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन होती है उसे एडजस्टेड किया जाता है, मीन जो इन्फ्लेशन होती है उसे माइनस किया जाता है। इस रियल जीडीपी में एक ऐसा ईयर लिया जाता है, इसे बेस ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एट प्रेजेंट बेस ईयर है वो 2011-12 है। इसी को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे हमने 10 पेन की प्रोडक्शन की है, अब हम जो प्राइस है वो 10 रुपए रखेंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं कि जब 2011-12 का टाइम था उस टाइम एक पेन की कीमत 10 रुपए है, चाहे 2020 में उसकी कीमत 20 रुपए हो जाए, लेकिन हम 10 रुपए के हिसाब से उसे कंसिडर करेंगे। यहाँ वेरी क्या करेगा? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमें जीडीपी अगर देखनी है तो यही सही तरीका है। प्राइस को हम स्टेबल कर देते हैं, प्राइस को नहीं इंक्रीज करते, हम जस्ट जो प्रोडक्शन की यूनिट है उसे देखते हैं कि कितनी वेरी हो रही है, एक्चुअल में वही हमारी जीडीपी ग्रोथ है। अगर हम ये देखें कि 2011 में भी हम 10 पेन की प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन उस टाइम जो प्राइस था वो 10 रुपए था, उस टाइम हमारी जीडीपी होगी 100 रुपीज। और अगर प्रेजेंट में देखें अब भी यूनिट 10 ही प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्राइस है 20 रुपीज, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो जीडीपी है वो 200 रुपया हो गई है और 100% इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जो हमारी रियल प्रोडक्शन है वो सेम है। इसीलिए हमें ये चेक करना होता है जीडीपी में हमारी रियल प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई। इसी के लिए हम जो बेस ईयर है उसको लेते हैं और जो प्राइस है उसे स्टेबल रखते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। मींस जो रियल जीडीपी है उसका मतलब है ऐसी जीडीपी जिसमें हम जो बेस ईयर है वो लेते हैं, मींस जितनी करंट प्रोडक्शन हुई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर के प्राइस से, जिसमें मैंने एग्जांपल में 10 रुपए लिया, वो होती है रियल जीडीपी, क्योंकि एक्चुअल में वही बता दिया कि कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। ठीक है जी, चलो तो हम आगे चलते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें देखा है कि जीडीपी की हम कीमत निकालते हैं, जैसे मैंने 100 रुपया निकाली थी, अब उसको हम देखेंगे कि वो मार्केट वैल्यू पे निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है।
अभी हमें देखना है कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है। फैक्टर कॉस्ट मीन्स हमें पता है फैक्टर, वो फैक्टर्स जो यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, उनकी कॉस्ट कितनी है, उसे हम फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकालना कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीजें कंसिडर होती हैं जीडीपी में, जो कि हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में ये बात ध्यान रखने वाली है, जो टैक्सेस होते हैं, जो हम टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते, वो इंक्लूड नहीं होते। बट जो सब्सिडीज रिसीव होती हैं एक यूनिट के द्वारा, वो इंक्लूड की जाती हैं, वो होती है। ये जो दो स्टेटमेंट है याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से पता चलता है कि जितनी भी प्रोडक्शन, जो वैल्यू हम निकालेंगे, वो मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, जो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। इसमें क्या कंसिडर होगा, जो टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्सेस चार्ज करती है, वो इंक्लूड किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। एंड जो सब्सिडीज होती हैं, वो माइनस की जाती हैं। ये याद रखना है, इसका ऑपोजिट है बिल्कुल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का। अगर हम फॉर्मूला तैयार करें एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस का, तो वो ऐसा होगा, वो होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज। ये हमारा फॉर्मूला होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस का। अब रिलेशनशिप क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट कॉस्ट प्राइस? जैसे मैं बता चुका हूँ, जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगी, उसमें क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस क्या होगी, सब्सिडी, जो मैं ऊपर इस लाइन में बता चुका हूँ। और नेक्स्ट है ग्रॉस वैल्यू एडिड। ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या है, देखते हैं। इसमें क्या होता है, हम मेजर करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे जीडीपी में हमने देखा था, उसमें भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखी थी, जो प्रोडक्शन थी, लेकिन उसमें हमने अपनी कंट्री की बाउंड्री में देखा। और जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है, ये डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे है जीडीपी से, इसमें जो हम प्रोडक्शन देखते हैं, जो वैल्यू देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वो एक एरिया में देखते हैं, एक इंडस्ट्री में देखते हैं और एक सेक्टर में देखते हैं। इसमें हम पूरी कंट्री का नहीं देखते हैं, इसमें देखते हैं एक सेक्टर का। फॉर एग्जाम्पल हमने देखना है कि इस बार एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ हुई, तो वो देखेंगे हम जीवी ए के थ्रू, मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिड। अगर हमें देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, वो हम देखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिड। अगर हमने देखना है कि सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, वो देखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिड। मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड जो गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती हैं, उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है, वो किसी एरिया में, किसी इंडस्ट्री में, और अगर किसी सेक्टर में निकालनी है, तो हम जो स्केल यूज करते हैं उसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड। जो एक मैक्रो लेवल है, जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है, वो सम होता है जितनी भी कंट्री की जीडीपी होती है, उसमें हम नेट सब्सिडीज और टैक्सेस को जोड़ देते हैं। ठीक है जी। अगर हम ये फॉर्मूला देखें, तो इसमें बताया जाता है कि जीडीपी होती है, प्लस उसमें सब्सिडीज करते हैं और माइनस टैक्सेस करते हैं, उसे हम ग्रॉस वैल्यू एडिड करते हैं। जितने भी टैक्सेस हमने पे करने पड़ते हैं प्रोडक्ट पे, वो माइनस कर देते हैं। और हमें याद है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये फॉर्मूला जब तैयार होता है, जहां पर हम टैक्सेस माइनस करते हैं और सब्सिडीज ऐड करते हैं, वो होता है फैक्टर कॉस्ट। मींस जो ग्रॉस वैल्यू एडिड हम इस फॉर्मूले में देख रहे हैं, वो एट फैक्टर कॉस्ट पे देख रहे हैं। इंडिया में जो इससे पहले मेथोडोलॉजी यूज की जाती थी, वो फैक्टर कॉस्ट पे जीबीए की जाती थी, लेकिन अब की जाती है जी जीबी एट बेसिक प्राइस। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। और हाँ, बेसिक प्राइस और जो हम फैक्टर कॉस्ट, जो हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, एक बार देख लेना ध्यान से क्या क्या होता है इसमें, कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद है जी जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर में हम देखते हैं जो नॉमिनल जीडीपी है, जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, और उसको हम डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जो भी रिजल्ट निकल के आता है, उसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इसका पर्पस क्या होता है, ये हम देखते हैं इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ है, कितनी महंगाई बढ़ी है। ये चीज चेक करने के लिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
पहले हमने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब पढ़ रहे हैं जी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे कहते हैं एनडीपी। जो पहला था वो था जीडीपी। अब जो बेसिक डिफरेंस आएगा वो जो फर्स्ट वर्ड है नेट और ग्रॉस, इसमें नेट लिखा है उसमें ग्रॉस लिखा था, यहीं पे डिफरेंस आएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो हम देखते हैं नेट का मीनिंग क्या होता है। नेट का मीनिंग होता है इसमें जो भी हम हमारी डेप्रिसिएशन होती है, जितनी वियर और टीयर होती है इकोनॉमी में, उसे माइनस कर देते हैं। मींस जो हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो जीडीपी होगी और उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस जितनी भी हमारी वियर एंड टीयर हुई है, जितनी मशीनरी की वियर एंड टीयर हुई है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है वियर एंड टीयर को रिड्यूस करने के, उसे हम माइनस कर देंगे और जो भी हमारे पास बचेगा वो होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बात यहाँ याद रखनी है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है वो एक किसी भी इकोनॉमी की ले लो, वो ऑलवेज कम होती है जीडीपी से, क्योंकि उसमें से वियर और टीयर माइनस हो जाती है, जितने हमने खर्चे किए हैं वो माइनस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। अब जहां बात है नेशनल की, वहां डोमेस्टिक की, ये डिफरेंस देखना वर्ड्स में जो आ गए, बाकी सब वर्ड सेम है, जहां नेशनल आ गया वहां क्या था डोमेस्टिक। अब मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आपको जैसे जीडीपी है जीएनपी है इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जो एक टेरिटरी में रहता है, और नेशनल का मतलब क्या होता है, हम जैसे हम इंडियन है, हम कहीं भी रहे हम इंडियन ही रहेंगे, चाहे हम किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं तब भी हम इंडियन ही रहेंगे, हमारी जो नेशनलिटी है वो इंडियन ही रहेगी। इसी से क्लियर होता है जो भी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, एक नेशनलिस्ट जो नेशन का सिटीजन होता है, मान लो एक कंट्री है, उसके जितने भी सिटीजन है, उन्होंने जितनी भी प्रोडक्शन की है गुड्स और सर्विसेज की, जो वो वैल्यू है उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान रखना मैंने कहा है जो भी सिटीजन है, जहां ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अपनी कंट्री में रहकर प्रोडक्शन कर रहा है या किसी और कंट्री, मतलब कोई ऐसा सिटीजन इंडिया का जो यूएसए में जाकर प्रोडक्शन कर रहा है, यूएसए में जाकर रुपया कमा रहा है, यूएसए में जाकर सर्विसेज कर रहा है, जो उसकी कॉस्ट होगी, जो उसकी वैल्यू होगी, वो ऐड होगी नेशनल प्रोडक्ट में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें से हमें ये भी देखना है, ऐसे तो हमारी कंट्री में भी बहुत सारे फॉरेन कंपनीज हैं, और हमें जो फॉरेन कंपनी ने प्रोडक्शन की है हमारी कंट्री में, उसे माइनस भी करना पड़ेगा, उसे माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो दूसरी कंट्री के सिटीजन है, वो हमारी कंट्री के सिटीजन है। अब दोनों में डिफरेंस ध्यान से सुनना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और जीएनपी में। जीडीपी का मतलब है हमारी टेरिटरी में जितनी प्रोडक्शन होती है, ये नहीं मैटर करता वो किसने की है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है चाहे बाहर का सिटीजन है, वो होती है जीडीपी। और अगर हमारी जो कंट्री के सिटीजन है, जहां पर सिटीजन आ गया, उन्होंने जितनी भी सर्विसेज और गुड की प्रोडक्शन की है, ये मैटर नहीं करता कि वो इंडिया में की है या फॉरेन में की है, उसको हम टोटल को अगर जोड़ दें तो वो होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। हम इसका फॉर्मूला देखते हैं जो हमारा है जीएनपी का, इसमें से जीडीपी होती है उसमें प्लस होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारा प्लस होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमने कहा है कि जो सिटीजन होंगे अब्रॉड में होंगे, वहां जो इनकम कर रहे होंगे वो भी ऐड हो जाएगी जीडीपी में हमारे। अब यहाँ जो नेट लग गया है, हमें याद है हमने कुछ माइनस किया था पिछली बार जब हमने नेट देखा था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने देखा था माइनस किया था। अभी मैंने कहा है कि जैसे हमारे लोग, हमारे सिटीजन दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे ही दूसरी कंट्री के सिटीजन भी हमारी कंट्री में काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और जो दूसरी कंट्री के सिटीजन हमारी कंट्री में प्रोडक्शन करेंगे वो माइनस हो जाएगा। इसलिए अगर हम देखें जो हमारा नेट इनकम अब्रॉड होगा, उसका मतलब क्या होगा भी जितनी इनकम हमारे सिटीजन ने फॉरेन में की है उसमें से माइनस कर देंगे जितनी भी इनकम है वो फॉरेनर ने हमारी कंट्री से की, जो बच जाएगा वो हमारा होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमारी कंट्री में से फॉरेनर सिटीजन ने ज्यादा इनकम की है तो ये माइनस में आएगी, और अगर हमारे लोगों ने ज्यादा की है तो वो प्लस में आएगी। ठीक है। और जो जीएनपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हो सकता है जीडीपी से ज्यादा भी हो और कम भी हो। क्यों? अगर फॉरेनर ने हमारी कंट्री से ज्यादा इनकम की है तो ये माइनस में आएगी, अगर हमारी कंट्री के लोगों ने फॉरेन से ज्यादा इनकम जनरेट की है तो ये प्लस में आएगी। अब हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देखते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये है कि इंडिया की जो जीएनपी है वो ऑलवेज लोअर होती है जीडीपी से, हमेशा जीडीपी से कम ही होती है। क्लियर है जी?
उसके बाद है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये भी सेम है नेट जीडीपी के जो हमने पढ़ा था। इसमें क्या होगा, जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगी उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो वो हमारा होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए जी आगे चलते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे है बेस ईयर। बेस ईयर हमने पढ़ा था, बेस ईयर क्या है, ऐसा ईयर हम जो लेते हैं एज अ बेस, उसी पर हम चेक करते हैं कितनी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है। ये एक बेस ईयर होता है, एक बेस लाइन होती है, कि इंडेक्स होता है जिसके बेस पे हम पूरी सारी डिटेल्स सारी कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारी कंट्री में प्रेजेंट बेस ईयर है वो 2011-12 है। और नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या है, जो भी हमारी नेशनल प्रोडक्शन है उसको जब हम डिवाइड कर देंगे हमारी टोटल पॉपुलेशन से, तो वो हमारी होती है जी पर कैपिटा इनकम। इसे हम इनकम पर हेड पर ईयर भी कहते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा इकोनॉमी का आज का लेक्चर, और फर्दर हम क्लासेस अपनी जारी रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारा जो एफर्ट्स है वो आपकी नॉलेज को गेन करने में काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप और अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो गुरुकुल चंडीगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, मैं आपका दोस्त फतेह सिंह, इसी उम्मीद में जाता हूँ कि अगली बार आप फिर आएंगे। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।